इट डजेंट मैटर तुमने प्रिपरेशन में कितना स्कोर किया है, दिस इज रियलिटी, नो वन विल टेल यू, है ना। मतलब समझो इस चीज को, तुमने मॉक में अगर 10 नंबर भी लेके आया है, लेकिन अगर तुम कल 120 ले आते हो, तो वो सीएसआर वाले ये नहीं पूछेंगे कि मॉक में कितने नंबर आए थे आपके। सो इट्स ऑल अबाउट नेक्स्ट 3 आवर्स जो कल आने वाला है। कई बार होगा कि तुम लोग बहुत ज्यादा डिबॉक हो जाओगे, 5-10 सवाल समझ में ही नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमोरलाइजेशन होगा, तो खुद से बात करना, टॉक टू योर सेल्फ, मोटिवेट योर सेल्फ। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है कि आसपास एक पास में लड़की थी, रोने लग गई थी वो, पानी की बोतल ले ले, पानी पी ले यार। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि हम खराटे मार रहे हैं, यहाँ पे कोई लॉजिकल कंजक्चर नहीं होता है सेक्शन ए में, या तो आता है या नहीं आता है। बी में भी कुछ ऐसी स्थिति है, बट बी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुम सोच सकते हो थोड़ा सा प्रायर नॉलेज लगा के, 11वीं 12वीं का नॉलेज लगा के। कोई बकवास नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। लाइक यू नो दैट आई हैव गिवन 2 3 4 5 डिफरेंट एग्जाम्स एंड आई एम ट्राइंग टू कंडेंस माई लर्निंग्स इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। ठीक है, और कोशिश करना कि तुम इसको बहुत ढंग से सुनो। Please be focused. Please have your attention over here only. Do not think about anything. Do not think about exam as well for next 10 minutes. ठीक है? So for any exam, this will work wonders. Now it's not only for CSR, which is going to be commencing tomorrow. For any exam or your life as well, it will work wonderful. Now first thing, these are the dudes. I hope you have already read about it. I have given you the time to read it. So the first is the game of imperfection. What is imperfection? I don't need to explain it. तुमको already पता है कि imperfection का क्या मतलब होता है. Like you do some work, but there are some flaws जो हमेशा रहेंगे वहां पे. तुम उसको बार 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 कितनी बार भी कर लो, वो फ्लॉ कभी जाने नहीं वाला. एंड दैट इज द रिविजन पार्ट. तुम किसी भी पर्टिकुलर यूनिट को 1000 बार भी रिवाइज कर लोगे ना, और फिर भी उसके क्वेश्चंस बनाओगे, देयर विल बी सम क्वेश्चंस यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. दिस इज रियलिटी, एक्सेप्ट इट. And that is the philosophy of Wabi and Sabi. Like you cannot be perfect, specifically when you are in the competition, because competition is a game of imperfection. The more imperfect you are and the more correct you do, the more chances you will have of selection. This is very important to understand. मतलब आप बहुत chaotic mind में हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी आप सही आंसर निकाल के दे रहे हो, and you will get selection. Simple philosophy, no rocket science. सो प्लीज डोंट थिंक कि भैया हम बहुत आसानी से, या बिल्कुल हमको हर एक क्वेश्चन के बारे में आइडिया होगा, हम हर एक क्वेश्चन को उतने ही कॉम्प्रिहेंशन से पढ़ पाएंगे जितना पहला क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से बना तो दूसरा भी वैसे ही बनेगा, तीसरा भी बनेगा. नो, इट विल नॉट बी लाइक दिस. हो सकता है सारे क्वेश्चन तुमको ऐसा लगे कि कुछ हवा ही नहीं लग रही है, बट उसमें भी तुमको सॉल्यूशन करना है, और सही सॉल्यूशन करना है. दैट विल बी द फर्स्ट लर्निंग दैट यू हैव टू डू. The game of imperfection. Take it like this only, that I am going in a field where there will be nothing as I have planned will going to happen. जो मैंने प्लान किया है वैसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ अलग ही होने वाला है. So in that state of mind you are not going to get panic attack. क्योंकि अगर तुम सोच के जाओगे ना कि मैं ऐसे 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 काम करूंगा, दैट इज डिफरेंट थिंग कि पहले सेक्शन ए करना है या सेक्शन बी करना है या सेक्शन सी करना है. बट इफ यू more strategize, then you are definitely going to have a panic attack, because nothing will work according to the plan. ऐसा हमेशा होता है. अगर तुमने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे हो, तो प्लानिंग जब आप करते हो ना, तो प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं होता है. बट उसी के साथ में दूसरा एक स्टेटमेंट है जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, कि बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता है. समझ में आ रही है बात? प्लानिंग के हिसाब से वैसे ही कुछ नहीं होने वाला है, बट बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं होने वाला है. सो यू हैव टू प्लान इट, बट दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क. ये चीज दिमाग में रखो अपनी. दिस इज द फर्स्ट डू दैट यू हैव टू डू. सेकेंड थिंग इज यू हैव टू बी सेल्फ बिलीव्ड. ये मैं 1000 बार बोल चुका हूं अभी तक, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलूंगा. योर सेल्फ बिलीव इज द फर्स्ट मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ. लाइक no Sandeep Maheshwari or no Vivek Bindra or no motivational speaker can save you from your life tragedies, because you are the actually driver of your life. वो तो बाहर से है यार, एक्सटर्नल मोटिवेशन वैसे भी काम नहीं करता है. 10-15 मिनट तुमको बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा और फिर खत्म हो जाएगा. एक्सपीरियंस इट, अगर नहीं किया है अभी तक तो, और अगर एक्सपीरियंस किया है तो थिंक अबाउट इट, इट विल नॉट वर्क. तो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटर. ठीक है. हो सकता है कि कल तुम जैसे ही पेपर में घुसो, सेक्शन ए मान लो तुमने शुरू किया, और सेक्शन ए के 3 सवाल लगातार मैथमेटिक्स के आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया, अलजेब्रा का आ गया, और मान लो सपोज कर लो सेट का एक क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, कुछ भी तुमको कुछ नहीं पता उसके बारे में, एंड दैट इज टोटली पॉसिबल. बिलीव मी, दिस कैन हैपन. इसमें भी तुमको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा. हो सकता है कि आने वाले 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में अच्छे से कर लूं, जो मेरी स्ट्रेंथ्स पे हो.
पॉइंट समझ में आ रहा है ये? प्लीज डोंट टेक दोस 3 क्वेश्चंस एज द होल सेक्शन। पूरे 20 सवाल वो 3 सवाल से नहीं डिसाइड हो रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर preparation that you have done for the last 4-5 months or 6 months or a year, that you know about how many time you have spent on the preparation. That is the next thing that you have to do. Now there is a thing called सुहारी. This is the next philosophy. मैंने जापानीज philosophies कुछ लिए हैं जो मुझे लगता है कि तुमको पता होना चाहिए. Now this philosophy, what it is, if you want to learn, the teacher will appear. Like if इसको ऐसे समझो तुम कि जैसे तुम कोई चीज सीखना चाहते हो, तो अब जब तुम बिल्कुल नौ सीखे हो तब कोई टीचर आएगा तुम्हारे पास में. जब तुम इतना सीख जाओगे तो टीचर गायब हो जाएगा. नाउ दिस इज द टाइम दैट आई शुड डिसअपियर फ्रॉम योर प्रिपरेशन, फ्रॉम योर CSR net, from your CSR net specific life, that I should disappear because you have prepared well. I know this, but सिर्फ मेरे जाने से कुछ नहीं होगा. You have to be self believed that I have prepared well. कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमने PYQ कितने भी सॉल्व किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमने मॉक टेस्ट कितने दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमने कितने मार्क्स स्कोर किए हो. आई नो पीपल who have given UPSC prelims scored really well in the mocks above 120 and they failed UPSC prelim on the 28th. They failed it. It doesn't matter तुमने प्रिपरेशन में कितना स्कोर किया है. दिस इज रियलिटी, नो वन विल टेल यू, है ना? मतलब समझो इस चीज को. तुमने मॉक में अगर 10 नंबर भी लेके आया है, लेकिन अगर तुम कल 120 ले आते हो तो वो CSR वाले ये नहीं पूछेंगे कि मॉक में कितने नंबर आए थे आपके. सो इट्स ऑल अबाउट नेक्स्ट 3 आवर्स जो कल आने वाला है. ठीक है? सो जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ. Don't take any kind of stress about it कि how I prepared it, I am under prepared or I have not practiced enough और मेरा ये बच गया वो बच गया. और जो बच गया वो बच गया, उसको छोड़ो. उस चीज का प्रेशर उस पर मत लाओ जो ऑलरेडी कर चुके हो. दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बिलीव ऑन. ठीक है? यहीं पे 2-3 चीजें मैंने बोल रखी है और वैसे मैं सब कवर कर चुका हूँ. दैट यू हैव टू बी रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द पेपर एंड फ्रॉम दिस डे ओनली टू द नेक्स्ट डे. जब तक तुम पेपर से बाहर नहीं निकलते हो उसके बाद वैसे ही रिलैक्स हो जाओगे. सिर्फ पेपर होने तक खत्म नहीं हो रहा तब तक ही रिलैक्स रहना है. ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी अवेयर. ठीक है? कहाँ पे इनकरेक्ट दिया है, कहाँ पे उसने एक्सेप्ट पूछा है, कहाँ पे वो नॉट के बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है, ऑप्शंस किस फ्रेम में दिए हुए हैं, एक्सेप्ट पे पूछा है या वो रादर पे पूछ रहा है, मस्ट पे पूछ रहा है, ओनली पे पूछ रहा है. यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व, you should be knowing everything about the question, not about the topic but about the question. What has been asked, in what terms it has been asked, what is going to be the answer to it. ये सारी चीजें तुमको क्लियर होना चाहिए and that will only come when you will be aware about it, that what is the question is all about. ठीक है? And the last thing, use your all senses. है ना? मतलब प्लीज ऐसे मशीन की तरह मत जाना वहां पे कि आंख पेन चल रहा है वैसे से चलो यार बी लगा देते हैं, चलो यार डी लगा देते हैं. डू नॉट डू दिस. यूज योर ऑल सेंसेस. ऑल सेंसेस का क्या मतलब है? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज योर आईज, ऑब्वियसली नो ईयर्स. प्लीज चीटिंग मत करना, है ना? पीछे वाले से पूछ रहे हो, आगे वाले से पूछ रहे हो, ऑब्वियसली यू कैन डू इट. मतलब बहुत दिया है ना तुम लोगों ने CBT मोड पेपर, तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होता है ना? ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू चीट, आई नो दिस. सो द पॉइंट इज आइज का क्या यूज है. नाउ आइज का यूज है, मेरा मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा विजुअलाइज करना चीजों को. विजुअलाइजेशन से मेरा मतलब क्या है? अब यहाँ पे प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को. विजुअलाइज से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है रेप्लिकेशन के ऊपर. So you have read about replication, you have seen the diagrams. Visualize those diagrams in 10 or 15 seconds. Visualize them. What was the topic all about? So that you will get the proper picture of the question. And then when you will be reading the question, try to, what I can say, anneal the question with the visualization. कि भैया क्वेश्चन में ये है और विजुअलाइजेशन ऐसा था, उसको उसके साथ में रिलेट करने की कोशिश करो. That way you will eliminate a lot of questions. कि हाँ ये मेरे साथ में रिलेट नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ में रिलेट कर रहा है. ठीक है? दूसरी चीज ईयर से मेरा मतलब है टॉक टू योरसेल्फ, है ना? कई बार होगा कि तुम लोग बहुत ज्यादा डीबॉग हो जाओगे, 5-10 सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमोरलाइजेशन होगा, तो खुद से बात करना. टॉक टू योरसेल्फ, मोटिवेट योरसेल्फ. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रोने से कुछ नहीं होगा. मैंने देखा है कि आसपास एक पास में लड़की थी, रोने लग गई थी. वो पानी की बोतल ले ले, पानी पी ले यार, तो क्या कर रही है. तो इससे कुछ नहीं होगा, मतलब हो जाता है. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सो इमोशनली स्ट्रॉन्ग, दे आर लाइक रोना इज द काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गनेस. मुझसे नहीं होता है. हैंड्स का यूज करने का क्या मतलब है? प्लीज बी कैलिस्थेनिक व्हाइल वर्किंग, है ना? कैलिस्थेटिक एंड काइनेस्थेटिक्स. काइनेस्थेटिक्स का क्या मतलब है? राइट द थिंग्स. if for example there is a question on transcription factor and you are not able to remember it, make डाव पे राइट पूरा बना दो उसको, DABFEH पूरा बना दो वहीं पे, और सोचो कि कहां से रिलेट करके आया होगा ये क्वेश्चन और किसका रेलेवेंस सबसे ज्यादा है. यूज योर हैंड्स, डू नॉट वर्क रोबोटिकली और मैकेनिकली. बी इंटरेक्टिव विद द पेपर.
ऑब्वियसली तुमको लग रहा होगा कि इतना टाइम नहीं मिलेगा, बट बिलीव मी मिलेगा अगर तुम ढंग से काम कर रहे हो तो। उस पर थोड़ी देर से आता हूँ, ठीक है। एंड लास्टली टंग। टंग का क्या मतलब है? इफ पॉसिबल सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भरोसा नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि कई बार आप सेंटर के लिए सोचते हो और आधे घंटे की दूरी पे है और आधे घंटे में निकलते हो और हो सकता है कि बीच में कुछ झंझट हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए या गाड़ी बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो प्लीज थोड़ा इस चीज को लेकर चलना कि 1 घंटा पहले पहुंचना है, निकलना नहीं है। पता चला तुम 1 घंटा पहले निकल रहे हो, 1 घंटा पहले पहुंचना है। तो आई थिंक बहुत से लोगों का सेंटर तो यही है, तुम्हारी ही पुरानी प्राचीन बिल्डिंग। तो आसानी है, रोज का पता है तुमको आना जाना है। मेरा सेंटर बहुत दूर है यार, मेरा 10 किलोमीटर दूर है। सोच रहा हूँ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, अभी पता नहीं है। बाकी चमेली देवी कितने लोगों का है? चमेली देवी आईआईटीबी, और आईआईटीबी है किसी का? नहीं। और दूसरा कौन सा है? होलकर। होलकर कितने लोगों का है? बाकी सबका होलकर ही है क्या? और उज्जैन वाले को छोड़ के और कोई सेंटर है क्या इसके अलावा? 3 ही है मेरे को लगता है, जहाँ तक इंदौर में तो। हाँ, 3 ही है ना, ठीक है। और लास्टली ऑब्वियसली ब्रेन, मतलब इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो यू हैव टू यूज इट, विदाउट इट इट वोंट बी पॉसिबल। ये पॉइंट्स क्लियर है ना? तो ऑब्वियसली यार ये नोट डाउन नहीं करना है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। अल्टीमेटली पॉइंट घूम के वहीं आ रहा है। डोंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सब भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको याद रखना। ये तुमको लेकर डूबेगा, ये तो फिर भी चलो ठीक है। फर्स्ट थिंग इज डू नॉट चेज एवरी क्वेश्चन। ये दिमाग में बना के मत जाना कि 145 सवाल पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू रीड इट, यू विल बी नॉट एबल टू सॉल्व इट, एंड वी आर गोइंग हियर टू सॉल्व, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पॉइंट समझ में आ रहा है ये? सो डू नॉट चेज एवरी क्वेश्चन। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, चेज का मतलब क्या है यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने ये वर्ड यूज किया है, चेज। जैसे मान लो तुमने कोई सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जेनेटिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोसोम्स पढ़ा। अब ट्रांसपोसोम्स पे एक क्वेश्चन है, तुम 5 मिनट से उस क्वेश्चन को घिसे जा रहे हो, घिसे जा रहे हो, घिसे जा रहे हो, यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट द राइट आंसर इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, बट देन ऑल्सो यू आर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, दिस इज द चेज। यू विल नॉट एबल टू गेट टू द आंसर, और अगर पहुंच भी जाओगे तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी के साथ पहुंचोगे। वो अनसर्टेनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चैनल होगी, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चैनल होगी, अगले 10 सवाल खराब कर देगी वो। इसलिए प्लीज ऐसे क्वेश्चन को चेज मत करना शुरू में, तो एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में। आई नो, आई थिंक तुमको सभी को पता है 3 राउंड ऑफ इटरेशंस, है ना? I'll revise this once more. So please do not chase every question. This is very important. The first thing. Next is no love for some specific type of questions. Now there is definitely, I am pretty much sure 6-7 लोग ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चंस को ज्यादा प्यार से करते होंगे। क्यों भाई, किस का क्वेश्चन है जो बेटा आ जा, रामाचंद्रन प्लॉट 15 मिनट तक उसी क्वेश्चन पे घिसे जा रहे हैं। तुम बेवकूफ हो गया यार, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा इंटेलिजेंट गैसेस करो। तुमको पता है कि भैया रामाचंद्रन प्लॉट पे 8 स्टेटमेंट दे दिया उसने, रामाचंद्रन प्लॉट बना दिया ऊपर, 8 स्टेटमेंट दे दिया, अल्फा हेलिक्स का दे दिया, बीटा शीट का दे दिया, 10 स्टेटमेंट लिख दिया। तुम क्या 10 स्टेटमेंट को एनालाइज करते रहोगे? 15 मिनट खा जाएगा वो सवाल। अगर तुमको करना है तो सेकंड राउंड में करो, थर्ड राउंड में करो। अपनी स्पीड क्यों ब्रेक कर रहे हो उस पॉइंट पे, जब तुम स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? तो प्लीज इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ये बहुत गंदा धोखा देगा तुमको। ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो तो फिर वो अल्टीमेटली बिट्रेयल करती है। ऐसे यहाँ पे भी होगा, अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे तुम ज्यादा फोकस करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी बिट्रेड, डेफिनेटली। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे अंदर ये ट्रेट है तो कल के लिए तो इस ट्रेट को, इस कीड़े को बाहर निकाल देना, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। Now, omniscient, obviously, this is again coming from here, that there will be some imperfection, there will be some question you don't have any idea about, and because you are not a god, है ना? हम भगवान नहीं कि हमको सब पता है, सब पता कर ही नहीं सकते तुम। मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं तुमको 10 साल देता हूँ, मैं तुम्हारी तैयारी करवाता हूँ, मेरी तरफ से पैसा लो, मैं तुमको फीड करूंगा, सब मेरी तरफ से। उसके बाद भी तुम CSR लिखो और आई कैन चैलेंज कि तुम 145 सवाल नहीं कर पाओगे। 10 साल तैयारी करो फिर भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द एग्जाम। पॉइंट समझ में आ रहा है? दैट इज द नेचर, दे हैव क्रिएटेड इट इन सच अ मैनर दैट जो स्टूडेंट है उसको ऐसा लगे कि उसको बहुत कुछ नहीं पता है, वरना वो PhD ज्वाइन करेगा ही क्यों? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ये व्हाई यू विल ज्वाइन PhD इफ यू फील लाइक यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग। दिस इज द नेचर ऑफ द एग्जाम, एंड दैट्स व्हाई 25 ही सवाल करना होते हैं कितने, 75 में से। समझ में आ रही है ये बात? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, और इस चीज से प्लीज डिमोरलाइज मत होना कि हमको ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। बहुत से लोगों को सब कुछ नहीं पता है, मुझे भी सब कुछ नहीं पता है, और मैं तो बहुत छोटा हूँ इस फील्ड में। 30-30 साल, 20-20 साल से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी भी हवा निकल जाती है बहुत सारे क्वेश्चन में, क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ द एग्जाम, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है? एंड द लास्ट पॉइंट इज
Again, this is coming from this point. Do not get overwhelmed or depressed by any question or section. For example, you think that section A is not up to the mark, up to the preparation, then do not take the baggage of section A to section B or section C. उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रेपरेशन वहां पे डिमोरलाइज करेगी। फिर जो तुम्हारी प्रेपरेशन जैसी थी तुम सोच नहीं पाओगे उसमें में। जैसे अगर जस्ट गिव यू एन एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर। ऐसा हो कि कोई एक एस्पायरेंट है और वो अपने कमरे में घुस रहा है जस्ट टू चेक द एडमिट कार्ड, और वहां पे जो इन्विजिलेटर है वो उस पर बहुत जोर से चिल्ला दे किसी भी कारण से। क्या लगता है तुमको उसका पेपर अच्छे से हो पाएगा क्या? भले वो अच्छे से प्रिपेयर करके आया हो बट वो नहीं सोच पाएगा। थिंक लाइक दिस। अगर तुम एक सेक्शन का बैगेज दूसरे सेक्शन में या एक क्वेश्चन का बैगेज दूसरे क्वेश्चन पे लेके जाओगे तो तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हर्ट होंगी। यू कैन नॉट चेंज इट बिकॉज दैट्स हाउ अ इमोशनल ह्यूमन बीइंग वर्क्स। ठीक है, अभी मैं तुमको 10 बार बोलूंगा यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, यू फील लाइक आई एम गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। बट अगर मैं वही 10 बार बोल दूं यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, नहीं होगे सिलेक्ट। इतना सा ही है, तुमको अपने इमोशंस को प्ले करना सीखना पड़ेगा। तो प्लीज डू नॉट गिव क्वेश्चन द राइट टू प्ले विथ योर इमोशन। हर एक क्वेश्चन तुम्हारे अगर इमोशनल इंबैलेंसेस को क्रिएट करेगा तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्ट यार। समझो इस चीज को। हर क्वेश्चन पे तुम या तो बहुत खुश महसूस कर रहे हो कि वाह यार ये बन गया, फिर अगला क्वेश्चन आया पढ़ा समझ में नहीं आया, फिर तुम डिबॉग हो गए, फिर अगला क्वेश्चन समझ में आया फिर एकदम से ऊपर चले गए, फिर ऐसे चले गए, एनर्जी कहाँ जाएगी, फिर खत्म, कोई चैनलाइजेशन ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है ये? तो ना तो सही क्वेश्चन होते हुए पे खुश होना है और ना ही क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसका दुख लेना है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? बहुत ज्यादा मैं इसको ट्रिकी या साइंटिफिक बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक तुम खुद से सोच सकते हो, अगर कोई तुमको बार बार बोल रहा है कि भैया अच्छा कर रहा है अच्छा कर रहा है अच्छा कर रहा है तो यू विल डू बेटर। बट अगर कोई बोल रहा है अरे क्या काम कर रहा है क्या, यू विल जस्ट मतलब मन नहीं लगेगा फिर उस काम में। दिस इज रियलिटी एंड दिस विल वर्क इन योर पेपर एज वेल। सो प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज दिस इज गोइंग टू ओपन विथ एवरी वन ऑफ यू सिटिंग इन द क्लास और एनीवेयर हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट पेपर। तुम देख सकते हो अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मतलब पहली बार नहीं दे रहे हो कोई एग्जाम, तुम आज से पहले भी तुमने एग्जाम्स लिखे ही हैं, चाहे वो स्कूल का हो या कोई कॉम्पिटिटिव हो। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं तो हम उसी को फिर पेंडुलम की तरह चलाते रहते और अगले 3 घंटे तक वही इमोशनल स्टेट चलेगी। तो तुम थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो, लाइक बी काम, बी कंपोज्ड एंड हैव द पेशेंस। बुद्धा जैसा तो नहीं हो पाएगा, आज तक नहीं हो पाया किसी से, बट कोशिश करो कि बुद्धा जैसा पेशेंस रख पाओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? हो नहीं पाएगा वो, बट कोशिश जरूर करना। ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज आई एम ओपन टू इट। दिस इज फ्रॉम माय साइड दैट आई फील लाइक दैट ये चीजें थोड़ी सी मेन स्ट्रीम में नहीं है बट होना चाहिए कि इनके बारे में बात करी जानी चाहिए, क्योंकि अगर तुम मेंटली स्टेबल हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बट अगर मेंटल ही अनस्टेबल हो तो प्रिपरेशन गो इनटू वेन, दैट्स इट, सिंपल। सो प्लीज बी स्टेबल, प्लीज बी काम, प्लीज बी कंपोज्ड एंड प्लीज बी रिलैक्स्ड। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि हम खराटे मार रहे हैं, रिलैक्स का मतलब है मेंटली रिलैक्स्ड। फिजिकली तो यू हैव टू बी एक्टिव। ठीक है, रिलैक्स का मतलब है मेंटली रिलैक्स्ड, फिजिकली तो यू हैव टू बी एक्टिव। ठीक है, ओके नाउ